दूसरी चीज ये, और सप्लाई पहले नोन होनी चाहिए, अगर नहीं नोन है तो यू कैन नॉट एक्सक्लूड, यू कैन नॉट एक्सक्लूड फ्रॉम योर टोटल वैल्यू डिस्काउंट। हाँ, कोई मार्जिन नहीं, ऐसा कोई मार्जिन रख नहीं सकते ना वो, दे कैन नॉट डू दिस ना ना, दे कैन, इट इज ए ट्रांजैक्शन वैल्यू। एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू का सिंपल मीनिंग है, बिल्कुल क्लियर कट मीनिंग है कि सोल, मतलब वो कंसिडरेशन, सोल कंसिडरेशन नहीं है तो ऐड कर लेंगे ये चीजें और लेस कर देंगे ये चीजें। अगर वो वैल्यूएशन में तभी जाएगा जब वो वैल्यूएशन की चीजों के लिए फिट होगा। अगर वैल्यूएशन में फिट नहीं जाएगा, फिट नहीं हो रहा हो, मतलब फिट हो रहा होगा तो दे कैन नॉट, अगर मेरा सोल कंसिडरेशन है, वो इस चीज को मेरे को वैल्यूएशन में नहीं ले जा सकते कि मेरा और सुधीर जी के साथ में कोई डीलिंग हो रही है और हम दोनों रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में नहीं आते, तो वो इस ट्रांजैक्शन को वैल्यूएशन रूल में नहीं लेके जा सकते कि भाई इनका कम है, इनको मैंने 100 रुपए की चीज 10 रुपए में दे दी है, दे कैन नॉट गेट इट फ्रॉम द वैल्यूएशन। नहीं, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, वो आप जो मर्जी करो, देयर इज नो बार इनटू दिस। इंक्लूजन्स हैं वो इंक्लूड होने चाहिए, एक्सक्लूजन्स हैं वो एक्सक्लूजन होनी चाहिए, अगर सब्जेक्ट टू सेक्शन 15(1), 15(2) एंड 15(3) अगर आपकी वैल्यू डिटरमाइन हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप 15(4) में आपको वैल्यूएशन रूल में जाना पड़ेगा, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि भाई इन कंडीशन में हमें वैल्यूएशन रूल में जाना पड़ेगा। ये कंडीशंस हैं जिसमें हमें वैल्यूएशन रूल में जाना पड़ेगा, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि जब प्राइस के साथ में, कंसीडरेशन के साथ में कुछ पैसा भी देना पड़ रहा है, मतलब कुछ काइंड में, मतलब एक्सचेंज भी हो रहा है, या दो ट्रांजैक्शन बार्टर के भी हो सकते हैं, बोतल देके पिज्जा ले लिया, प्राइस तो है नहीं, इन काइंड है प्राइस, कंसीडरेशन मतलब प्राइस इन कंसीडरेशन नहीं है, तो वो हो सकता है डिस्टिंक्ट एंड रिलेटेड पर्सन जहां आ गए, चाहे ट्रांजैक्शन वैल्यू है फिर भी रूल में जाना पड़ेगा, एजेंट की सप्लाई है फिर भी रूल में जाना पड़ेगा। अगर कोई भी इस तरीके की, अगर इससे डिसाइड नहीं हो रही तो फिर कॉस्ट ऑफ मेथड में जाना पड़ेगा, अगर उससे डिसाइड नहीं हो रही तो फिर रीजनेबल बेसिस पर जाना पड़ेगा, या कुछ स्पेशल आइटम्स की अगर वैल्यूएशन है तो फिर जैसे एयर टिकट की हो गई, जैसे इंश्योरेंस एजेंट की हो गई, तो उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। टीपी आ गया, टीपी आ गया, बिल्कुल टीपी है, बिल्कुल टीपी है, डबल चलेंगे। सो टीपी कैसे कैलकुलेट करना है वो रूल बताते हैं, हम रूल पर चलते हैं। पहले एक सेक्शन 15 का 4 पढ़ लेते हैं, और इसके अलावा भी उन्होंने क्या किया है अभी है? ये वाला है? नहीं, इसमें क्या है कि जैसे इसमें हमने ये किया है कि जैसे आप अपना सेशन की बात कर रहे हैं कि हमारे सेशन को जब हमने लॉन्च किया था, हमने कहा भाई 10 सब लोग सारे सेशन करा देंगे तो 25% डिस्काउंट देंगे। बिफोर नोन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो प्राइस वैल्यू क्या होगी? लेस वैल्यू। अगर उसके बाद में डिस्काउंट इज 10%, मिनिमम सेल्स इज इतने, वो हमें पता नहीं है, है? नहीं, इसमें जो हमने परसीव, मतलब जिस तरीके का एग्जाम्पल हमने डाला था कि हमने ये कहा था कि जनरली उसकी एक पॉलिसी रही है, उसने बातचीत नहीं की, आप ठीक हो सकते हो इसमें। देखो कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है कि इसमें जो हमने एज्यूम किया है कि उसने कहा 12 लाख से ऊपर, 12,000 से ऊपर हो जाता है तो हम 10% डिस्काउंट दे देंगे। ये हमें उस समय पता लगा एंड में, लास्ट में, तो भाई तेरा 12,000 हो गया है। लेकिन यू आर राइट, अगर मेरे को पहले से पता होगा तो ये डिस्काउंट अलाउड है। अगर मेरे को पहले से, जब एट द टाइम ऑफ राइटिंग द कॉन्ट्रैक्ट मेरे को पता हो रहा तो अलाउड है। ये 15(4) ये कहता है कि इफ द वैल्यू इज नॉट डिटरमाइंड बाय सेक्शन 1, 2 एंड 3 तो आपको वैल्यूएशन रूल में जाना पड़ेगा। और 15(5) क्या कहता है? 15(5) ये कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, सरकार की सुप्रीम पावर रूल बनाने की कि भैया नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, सेक्शन, सब सेक्शन फलाना एक्स्ट्रा, जो हम चाहेंगे वो वैल्यू करनी पड़ेगी आपको। लास्ट में लाके छोड़ दिया, तो वो वैल्यू क्या? अब वैल्यूएशन में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लेते हैं, थोड़ा सा जगाते हैं लोगों को। तो वैल्यूएशन में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसे अभी तक जब हम वैल्यूएशन की बात करते थे तो हम बात करते थे कि भाई एमआरपी बेस्ड वैल्यू, एमआरपी कोई होता है, एमआरपी बेस्ड वैल्यूएशन है इसका,
कोई हम बात करते हैं टर्नओवर बेस्ड वैल्यूएशन है, कुछ हम बात करते थे कि भाई ये तो मतलब कैपेसिटी बेस्ड वैल्यूएशन है, ऐसे ऐसे रूल थे ना, सुना है। मतलब भाई जो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हैं उनको तो पता है, जो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस नहीं करते मतलब, तो वो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी ना मार्केट में काफी है कि यार एमआरपी बेस्ड का क्या होगा, क्या होना चाहिए एमआरपी बेस्ड का, क्या एमआरपी बेस्ड वैल्यूएशन जीएसटी में होगा? एनीवन, एनी गैस? प्रोविजन तो हमने पढ़ लिया है, नहीं है ना, एमआरपी बेस्ड वैल्यूएशन नहीं है, अबेटमेंट ही नहीं है। दूसरा, कोई वैल्यूएशन कैपेसिटी बेस्ड वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, टर्नओवर बेस्ड वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। जैसे कई बार सीमेंट के केस में कुछ इंडस्ट्रीज में उन्होंने कहा था कि भाई आप इतनी कैपेसिटी प्रोड्यूस करो, हमें नहीं पता क्या रेट है, हम ये पर टन की ये वैल्यू मान लेंगे आपकी वैल्यूएशन की, एक्साइज की वैल्यूएशन के पर्पज से। स्पेसिफिक ड्यूटीज जो लगा रहे हैं, तो क्या जीएसटी में इस तरीके की कोई स्पेसिफिक ड्यूटीज बन सकती हैं? भाई जो नहीं बन सकती, तो ये इन्होंने 5 नंबर इसी के लिए दिया है कि जिसमें कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी आएगी लॉ एप्लीकेबल करने में, कि भाई इसका वैल्यू क्या होनी चाहिए, और हमारे लॉ से नहीं निकल के आ रहा होगा, हमारे रूल से नहीं निकल के आ रहा होगा, तो आई डू हैव अ सुप्रीम पावर रिटन इन द एक्ट इटसेल्फ, सो दैट के कल को ये विपक्ष वाले ये आरोप ना लगाएं कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल काम हो रहा है। क्योंकि हर चीज को तो लेके नहीं जाना ना सर, वहां पता लगा पता नहीं कितने दिन में संख्या बढ़ेगी, तो लॉ में अभी पास करवा लिया। कई चीजें तो सर इन्होंने लॉ में इस तरीके से पास कराई है, कांग्रेस को पता ही नहीं था कि इन्होंने डाला क्या है। जैसे पहले जब कंसेप्ट आया था, उन्होंने नॉट एक्सीडिंग 14% का क्लॉज डाला था चार्जिंग सेक्शन में। जब 20 हो गया पता ही नहीं लगा, वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, हमने तो वैसे ही उंगली उठा दी थी। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दी एक्ट, जो जीएसटी एक्ट पास हुआ है, जिसमें लोगों को मतलब पार्लियामेंटेरियन को पता ही नहीं था। उन्होंने कहा भाई जब तय हो ही गया है, पहले वाला जैसा है तो कर दो उंगली है, डिस्कशन में ही नहीं हुआ सर। इतना बड़ा बिल कोई आया हो, मेरे ऑफिस में किसी ने बताया कि भाई प्लेस कर दिया, और 4 दिन के बाद में मेरे ऑफिस में एक लड़का कहता सर वो जीएसटी बिल पास हो गया पार्लियामेंट में। क्या बात कर रहा है, ऐसा कभी होता है? कोई बिल पार्लियामेंट में जाने में विद इन 5 डेज पास हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। ये तो मोदी जी की पावर है, ये तो मोदी जी की पावर है कि उन्होंने मतलब सबकी वाणी बंद कर रखी है। तो मतलब इस तरीके का उन्होंने कई चीजें चेंज की हैं इसमें, इस तरीके की। मैं आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी कि भाई एक इतना बड़ा बिल पार्लियामेंट में, संसद लोकसभा में, मतलब 3 डेज में 4 डेज में पास विदाउट डिस्कशन, जो भी एक दिन के डिस्कशन में पास है सर। उनका सर करे उनका कौन सा सेमिनार हुआ, उनको क्या पता है सर। आप पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हुआ था ना, 2 चीजों पे आप जरूर देखो, पार्लियामेंट के डिस्कशन से बहुत चीजें निकलती हैं। वहां जब बहस होती है किसी बिल पे, डिस्कशन होता है, फुल डे डिस्कशन होता है सर। 2 दिन हुआ था। और जब पहले पुराना जब ड्राफ्ट बिल आया था, उसके डिस्कशन तो 3 दिन 4 दिन चले थे। तो जब वहां डिस्कशन होती है, तो उसमें एक डिस्कशन आया था, एक बंदा ये कहता है कि यार हमारी तो समझ में आया नहीं ये है क्या है, 1 बिल 1 टैक्स कह रहे हो कि, तो इसका मतलब अब एक ही टैक्स देना पड़ेगा भाई, या तो मेरे को सीएसटी देना पड़ेगा, एसजीएसटी देना पड़ेगा। संसद में क्वेश्चन आवर्स में, तो यहां मतलब किसी आदमी को क्या देना पड़ेगा, ये क्या है ये? बोले भाई, तो फिर वो एक गवर्नमेंट की ही बड़ी एक सीनियर लेडी पार्लियामेंटेरियन, उनकी अगर बात सुनोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये लो मतलब लॉ बनाते हैं। द टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग दे हैव, but anyhow, but at the same time there is a very good discussions is being held on very good aspect। वहीं से चीजें पार्लियामेंट कमेटी बनती है, डिस्कशंस होते हैं, स्पेशल पावर कमेटी बनती है, वो सारे डिस्कशन होते हैं, वहां से निकल के आता है। but anyhow they have a complete power with them कि किसी भी तरीके का। लेकिन आज की डेट में वो कहते हैं इसमें जो बनाया है कि जो रिकमेंडेटरी होगा, मतलब जो लॉ वैल्यूएशन बनाएंगे, दैट शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यू, नॉट ऑन बेस्ड ऑन टर्नओवर, नॉट ऑन बेस्ड ऑन कैपेसिटीज, क्योंकि वो एक्साइज की टर्मिनोलॉजी है। यहां हम इस तरीके से कर सकते हैं, जब गुड्स बनेगा तो जब निकलेगा कस्टमर के पास जाएगा तभी तो सप्लाई बनेगा। उससे पहले तो अगर हम जो कुछ करना होगा
तो हम कैसे प्लान करेंगे? इनपुट क्रेडिट को मैनेज कर देंगे, जैसे फ्री सप्लाई कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? अगर पहले इन्होंने ये कहा था, लॉ आया था कि फ्री सप्लाई आपकी कंसीडरेशन में इंक्लूड होंगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड होंगी, क्या आज इंक्लूड है? भाई फ्री सप्लाईज उन्होंने कहा पहले, जब फर्स्ट टाइम लॉ आया था, भाई फ्री सप्लाईज ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड होंगी, आज इंक्लूड नहीं है। इसलिए नहीं है, वो कहते हैं इन्होंने आईटीसी में इन्होंने प्रोविजन डाल दिया, इन केस ऑफ फ्री सप्लाई यू हैव टू रिवर्स द आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो जो चीजें आउटपुट के थ्रू नहीं हो रही मैनेज, तो वो इनपुट के थ्रू मैनेज कर रहे हैं। कि जैसे इन्होंने उन केसेस में तो कह दिया, अगर विदाउट कंसीडरेशन अगर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो इन्होंने बताए हैं 4 ट्रांजैक्शन जो बताए हैं शेड्यूल 1 में आ रहे हैं, उसका तो वैल्यूएशन दे दिया भाई, रिलेटेड पार्टी के बीच में, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, एजेंट के बीच में। लेकिन जो ट्रांजैक्शन उनके बीच में हो रहे हैं, मतलब रिलेटेड नॉट रिलेटेड पार्टीज के बीच में हो रहा है, फ्री भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फ्री कर रहे हो देन रिवर्स द क्रेडिट। वैल्यूएशन में कुछ नहीं डाला उन्होंने। पहले क्या था कि उनका वैल्यूएशन में डाला था, हम उसका ये कंसीडर कर लेंगे या वो कंसीडर कर लेंगे, तो हम वैल्यूएशन रूल में आते हैं। वैल्यूएशन इसमें एक चीज और भी इंपॉर्टेंट, कि जैसे इसमें अभी तक क्या है कि अभी तक हमने कहा गुड्स एंड सर्विसेज, देन व्हाट अबाउट द वैल्यूएशन फॉर इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स? क्या ये जो वैल्यूएशन है ये रूल एप्लीकेबल होंगे या कोई और रूल एप्लीकेबल होंगे? इंपोर्टेशन के लिए उन्होंने स्पेशल प्रोविजन डाला है कि इफ यू आर इंपोर्टिंग द गुड्स, in case of goods only, then the valuation shall be done as per the custom valuation rule, not the GST valuation rule, and the duty will be determined as per the under the custom act. Even levy will be determined under the custom act and paid as per the valuation of the custom act. ये जो हमारा IGST का जो चार्जिंग सेक्शन है, उसका एक प्रोविजन ने सब सेक्शन डाला हुआ है, इसमें प्रोविजन डाला हुआ है उसका सब सेक्शन का। हाँ, earlier we used to do what actual payment we are making to the exporter. Now we will have to book our purchase as per bill of entry valuation. देखो दो चीजों को हमें बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यूएशन है दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन द टैक्स, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ एंटरिंग इनटू द वैल्यू इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपने कोई चीज 10 रुपए की ली, कस्टम वाले कहते हैं 100 रुपए की है, आप 100 रुपए को कैलकुलेट करके टैक्स पे करो, वैल्यू आप 10 में करो, जो भी आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन उस पर करो। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट व्हाट इज योर उसमें कोई मैचिंग की प्रॉब्लम तो नहीं पड़ेगी ना? मैचिंग की प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी ना कि आपकी अपना नहीं, मैचिंग की इसलिए नहीं प्रॉब्लम है, वो फिक्स्ड वाले को जहां वैल्यू और रेट में फर्क ना होके फिक्स्ड वैल्यू आएगी, फिक्स्ड वैल्यू डलवा देंगे, वहां फिक्स्ड वैल्यू डलवा देंगे। तो हाँ, मतलब देखो अभी क्या है जीएसटी में उन्होंने कहा है ये लड़का नहीं लड़की है, लड़की थोड़ा ना हो जाएगा वो। भाई लॉ में उसने कह दिया दिस इज नॉट गर्ल दिस इज बॉय, सो व्हेन दैट बॉय विल बिकम्स अ गर्ल, दे सेड कि दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी कंसीडर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो मेरे नॉर्मल बिजनेस में वो सर्विस थोड़ा ना हो जाएगी गुड्स। तो लॉ के जो जहां भी डिमिंग फिक्शंस हैं तो वो कुछ पर्टिकुलर पर्पज के लिए हैं, लेकिन इसके ऊपर जो भी आपके नॉर्मल बिजनेस चीजें हैं वो उसी तरीके से चलेंगी। सर मेरा पॉइंट ये आ जाता है कि जैसे हमने इंपोर्ट किया, बिल ऑफ एंट्री पे उन्होंने $50,000 के मुताबिक उन्होंने टैक्स लगा दिया, हाँ जी, कस्टम ड्यूटी चार्ज का। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली आई हैव पेड 40,000 ओनली। 40,000 कस्टम ड्यूटी, डॉलर्स कस्टम ड्यूटी या वैल्यूएशन जो है मेरी गुड्स की वो है। ठीक है। कल को जब मैं अपना प्राइस फिक्स करता हूँ मैं तो 40,000 के हिसाब से करूंगा, वो कि ये होना चाहिए कि नहीं जी 50,000 के हिसाब से होना चाहिए था ये। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे वो। ऐसा आप देखो आपके प्राइस डिटर्मिनेशन में उनका कोई रोल नहीं है, अनटिल अनलेस इट इज हैपनिंग विद 2 कंडीशन। जब तक वो अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में हो रहा है और प्राइस ही सोल कंसिडरेशन है, मतलब यही वैल्यूएशन है। वो कहते हैं कि यू डू वॉट एवर यू वांट टू डू अनटिल अनलेस कि भाई आप एक 10 रुपए की चीज लेते हो उसको 9 रुपए में बेचो, 8 रुपए में बेचो, दे आर नॉट कंसर्न कि भाई आप कम पे बेच रहे हो ज्यादा पे बेच रहे हो, नथिंग डूइंग।
भाई उनको उनको फर्क क्या पड़ता है। मैं एक लॉजिक और आगे बढ़ाता हूं इस लॉजिक को, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक, मतलब नोट करने वाला है, अभी आया मेरे दिमाग में, कि मानो अगर कोई चीज मैं 100 की लेता हूं और उसको 90 पे बेच देता हूं, और ऐसे ही करता हूं मैं हमेशा, मेरे को लॉस होता रहता है, और फिर लॉस के चक्कर में मैं बिजनेस बंद कर देता हूं, उसमें गवर्नमेंट को क्या नुकसान है। जैसा इस केस एक में सेकंड मैं अपना पूरा करता हूं, कि अगर आपने 100 रुपए पे लेके आपने इनपुट क्रेडिट 100 रुपए पे 10 रुपए ले लिया, आउटपुट आपने 90 पे बेचा, 9 रुपए का आउटपुट हुआ, 1 रुपए आपके पास में इनपुट बच गया, गवर्नमेंट को तो पूरा मिल गया ना, 10 रुपए का पूरा मिल गया ना। जब तक आप वैल्यू एडिशन नहीं करोगे उसमें, उसको गवर्नमेंट को आपके वैल्यू एडिशन में वो चाहिए, टैक्स चाहिए। अगर आपका वैल्यू एडिशन ही नहीं हो रहा तो गवर्नमेंट को तो पहले ही मिल गया ना जितना मिलना था। तो ये लॉजिक, बेस्ड ऑन दिस लॉजिक गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर कि यू डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। सर हाँ। जब मैंने इंपोर्ट किया तो कस्टम वालों ने आईजीएसटी चार्ज कर लिया मेरे से, हाँ हाँ ठीक है, उन्होंने कर लिया 5 लाख की वैल्यूएशन के बेसिस पे। ठीक है जी, मेरी एक्चुअल पेमेंट 4 लाख हो रही है। ठीक है जी। वो ये नहीं कहेगी कि आपका जो इनपुट जो है आपका है उसको रिवर्स करो 1 लाख का। नहीं नहीं, वो तो डिटरमाइन वहां कर रहे हैं ना, वो कह रहे, देखो इनपुट भी आपका, जब आप अपनी एंट्री डलेगी आपकी, आपका वैल्यू, कस्टम वैल्यू 5 लाख आएगी, 1 लाख का आपका वो आएगा, क्रेडिट आएगा। आप अपनी बुक्स में करोगे तो 4 लाख करोगे, और आपकी क्रेडिट अवेलेबिलिटी 1 लाख की होगी, 1 लाख की रहेगी। वो उसके प्रोपोर्शनेट रिवर्सल नहीं होगा इस केस में। ठीक है सर, तो ये आ गया। अब चलते हैं वैल्यूएशन पे, पहले रूल्स पे चलते हैं, फिर रूल्स के बाद में कुछ एग्जांपल्स लेंगे, हम इश्यूज लेंगे। रूल्स पे चलते हैं। तो रूल्स में पहला रूल हमने पढ़ा था कि जब दो पार्टीज, जब प्राइस के साथ में सिर्फ मनी कंसीडरेशन है, मनी के साथ में कुछ और भी इंक्लूडेड है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक वॉशिंग मशीन बेचते हैं कोई डीलर, और वॉशिंग मशीन की वैल्यू है से 20,000, और वो कहता है पुरानी वॉशिंग मशीन लेके आ जाओ, तो मैं आपको ये 15,000 पे दे देता हूं। तो पुरानी वॉशिंग मशीन वो लेके आया और 15,000 रुपए कस्टमर ने पे किए, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए उसकी? 20 होनी चाहिए, नॉर्मल है, कोई कंफ्यूजन है नहीं इसमें, क्योंकि मेरे को ये पता है कि जो मैं चीज दे रहा हूं वो मैं, ये जो एक्सचेंज कर रहा है उसको तो दे रहा हूं मैं 15 की, जो एक्सचेंज नहीं कर रहा फ्रेश दे रहा है उसको 20 की दे रहा हूं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, 20 मानी जाएगी, मतलब वो 20 मानी जाएगी, यही ये कहता है, देयर इज नथिंग। तो इसमें क्या हो गया कि जो आप कंसीडरेशन जो आप ले रहे हो, कि वो जो कंसीडरेशन पे कर रहा है वो एक तो प्राइस पे कर रहा है 15,000, प्लस उसके साथ में मशीन पे कर रहा है, मशीन दे रहा है। तो अगर मशीन की वैल्यू मेरे को कैसे डिटरमाइन है, कि क्योंकि सप्लायर सेम मशीन दूसरे बंदे को कितने में देता है विदाउट एक्सचेंज, तो मेरे को पता लग गई। अगर कोई ऐसी कंडीशन हो कि उसने कहा कि भाई यार ये मोबाइल मेरे पास फिजूल में पड़ा है, मतलब कुछ दूसरी कंडीशन आती है, जैसे ये कंडीशन पे लेके आते हैं कि जैसे एक तो फोन हो गया, एक हो गया इफ अ लैपटॉप इज सप्लाइड फॉर 40,000 अलोंग विद अ प्रिंटर। हाँ, मतलब वो कहता है कि भाई एक लैपटॉप आपने ले लिया 40,000 का, और ये प्रिंटर और हम इसके साथ में फ्री दे रहे हैं। अगर प्रिंटर कितने का है जो फ्री दे रहे हैं? 4,000 का। तो वैल्यू 40,000 होनी चाहिए या 44,000 होनी चाहिए? 40,000 और 44,000। इफ आई एम बाइंग अ प्रिंटर, आई एम बाइंग अ लैपटॉप, एंड लैपटॉप के साथ में वो मेरे को प्रिंटर और साथ में दे रहा है, दो इट इज अ फ्री सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई है। हाँ, वो रिसिपेंट, मतलब वो 4,000 की वैल्यू को, मतलब सेम एग्जाम्पल होगा, लेकिन मैं दूसरी चीज पे आते हैं कि दूसरी चीज पे अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि एक चीज के साथ में कोई दूसरी चीज और साथ में दे रहा है, जैसे वो कहता है, अभी हम यही ले लेते हैं कि लैपटॉप के साथ में वो कहता है प्रिंटर भी शामिल है। अगर वो मेरे को 40,000 चार्ज कर रहा है और प्रिंटर जो मेरे को फ्री ऑफ सप्लाई दे रहा है वो 4,000 का है, तो इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होनी चाहिए? 40,000 ही होनी चाहिए। मतलब अगर वो जब तक सेपरेटली चार्ज नहीं कर रहा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, तो वो नहीं चार्ज होगा, वो उतना ही चार्ज होगा। रेट है नहीं 40,000 भी टैक्सेबल वैल्यू बनेगी, जो भी कंपोजिट में जो भी रेट आ रहा, हाँ यस, वो कंपोजिशन वाला जाएगा।
तो इसमें वैल्यूएशन इन रिलेशन टू दोज थिंग्स जहां प्राइस सिर्फ मनी में पे नहीं हो रहा, काइंड में भी पे हो रहा है, तो वो सिंपल ये कहता है कि इस तरीके से कैलकुलेट कर लो, आपको पता लगता है। मतलब इसमें क्या है कि इसमें इन्होंने प्रेसिडेंट दे रखा है रूल्स का। रूल नंबर 1 वो कहता है कि मतलब सब रूल का ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रही तो वो कहता है जो आपको प्राइस मिल रहा है वो प्लस जो काइंड में चीज आ रही है उसकी वैल्यूएशन, उसको दोनों को ऐड कर लो, वो हो गया। अगर आपको इससे समझ में नहीं आ रहा तो वो कहता है कि लाइक काइंड और क्वालिटी। लाइक काइंड और क्वालिटी मतलब क्या होता है कि इस चीज से मिलती जुलती कोई चीज वो ले लो आफ्टर मेकिंग सर्टेन एडजस्टमेंट्स, जैसे टाइम का हर चीज के एडजस्टमेंट करके। अगर इससे नहीं हो रहा तो वो कहता है रूल 5 एंड 4 एंड 5 रेजिडुअल रूल्स हैं। 5 इज अ रेजिडुअल रूल्स। 4 में वो कहता है कि भाई अगर आपको कोई चीज की वैल्यू पता नहीं लग रही तो उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज, प्रोक्योरमेंट, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट ऑफ सर्विस जो रिसिपेंट वो ऐड कर लो, उसको 10% ऐड कर लो, मार्जिन बना लो उसका, तो वो वैल्यू लग जाएगी। 4 रूल कहता है रेजिडुअल में। तो पहला हो गया वो। दूसरा आ गया वो कि जो डिस्टिंक्ट एंड रिलेटेड पर्संस के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कि डिस्टिंक्ट एंड रिलेटेड। देखो एक लॉजिक मेरे को इन्होंने पहले क्या किया था कि ए इज एन ऑर्गेनाइजेशन हु इज रजिस्टर्ड इन गुड़गांव एंड ऑल्सो रजिस्टर्ड इन दिल्ली, और वो आपस में कोई ट्रांजैक्शन गुड्स का कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि वैल्यू ऐसे डिटरमाइन करो आप। व्हाट इज ए लॉजिक? कोई बता सकता है लॉजिक क्या हो सकता है इसका? नहीं, अंडर वैल्यू होगी तो दूसरी जगह तो वो टैक्स पे कर देगा। हाँ है, स्टेट डिफरेंट हो गया, और अगर सेम स्टेट हो तो फिर कोई इनको तरीका है, इनको मतलब इस तरीके के रूल बनाने का कि भाई हम बताएंगे कि कैसे डिटरमाइन करो। देखो पहले जब ओरिजिनली जब रूल आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसे वैल्यूएशन करोगे। लोगों ने क्या यार बताओ तो सही कैसे करेंगे, क्यों करें ऐसे कि व्हेन ए इज सप्लाइंग टू द A1 देन और A1 इज एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट, देन व्हाट इज द इशू? अगर मैं 100 रुपए की चीज देता हूं उसको 80 में दे देता हूं, वो 80 पे तो क्रेडिट लेगा ना, आगे उसको 150 की बेचेगा ना अल्टीमेटली। तो ये तो थोड़ा सा जैसे आपने बताया कि भाई स्टेट के मूवमेंट के लिए फर्क पड़ जाएगा, लेकिन स्टेट की भी बात बता देता हूं, स्टेट का भी फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेट का फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, एनी हाउ टैक्स किस स्टेट को जाना है, चाहे कितनी लंबी चेन चल जाए, स्टेट का भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब उनको ये बात समझ आई एंड दे रेस्पोंडेड टू इट। तो उन्होंने एक प्रोविजो डाला इसमें, मतलब एक प्रोविजो डाला। उन्होंने कहा कि अगर ए और A1 अगर आपस में फुल एलिजिबिलिटी ऑफ क्रेडिट की है तो जो मर्जी करें, हमें नहीं मतलब। अगर फुल एलिजिबिलिटी क्रेडिट की नहीं है फिर हम स्टॉप करेंगे। ये प्रोविजो ओरिजिनल रूल में नहीं था। ये जो प्रोविजन डाला है, प्रोविजो वेयर द रिसिपेंट इज एलिजिबल फॉर फुल टैक्सेस, इनपुट टैक्स क्रेडिट, द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस शैल बी डीम्ड टू बी द मार्केट वैल्यू। कुछ भी रख सकते हैं, इसी जीरो रख लो। पर जीरो में अगेन बात यही आ जाती है कि भाई जीरो पे टैक्सेबल तो बन गई वो कहते हैं वैल्यू डिक्लेयर। आप कहते हो कि भाई अगर मैं जीरो रख लेता हूं, जीरो पे करो ट्रांजैक्शन। इन्होंने सर्विसेज के केस में तो जीरो डाली हुई है। जैसे एक इन्होंने सब रूल 6-7 दिया हुआ है, अभी हम बाद में आएंगे उसमें, लेकिन इससे रिलेटेड मैं डाल रहा हूं इसमें कि अगर को दो रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन हैं, रिलेटेड नहीं डिस्टिंक्ट पर्सन है, और उन डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में कोई सप्लाई का मूवमेंट होता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज का, ये तो गुड्स का हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मूवमेंट होता है, और वो जो सप्लाई उसके पास में जब मूवमेंट हो रहा है, अगर वो ब्लॉक्ड आईटीसी में नहीं आ रही, ब्लॉक्ड आईटीसी में मतलब जिस पे आईटीसी नहीं मिलेगा, जैसे A1 मानो ब्यूटी पार्लर की सर्विस मतलब जिम वाली सर्विस लेता है और उसको एलोकेट करता है अपने दूसरे यूनिट को, क्योंकि उसकी सप्लाई वहीं कट गई। तो उस केस में अगर ऐसी सप्लाई को करता है तो उसकी वैल्यू निल मान लेंगे। सप्लाई के तो सर्विसेज में तो कर दिया निल, इन्होंने लिखा है कि द वैल्यू शैल बी कंसीडर्ड एज निल लास्ट में। इसमें इसका एग्जांपल मैं 6 में वहीं कवर करूंगा, इसको दोबारा आएंगे यहां क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाएंगे।
नहीं, रिलेटेड पार्टीज, डिस्टिंक्ट पर्संस का, रिलेटेड पार्टीज की गुड्स वाला कंसेप्ट तो दोनों केसेस में है, रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्संस में। हाँ, नहीं, रिलेटेड के केस में भी वैल्यूएशन बताया ना उन्होंने। रिलेटेड देखो, डिस्टिंक्ट और रिलेटेड फॉर दिस रूल इज, वो कहते हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स की और सर्विसेज की वैल्यूएशन इस तरीके से होगी। इट इज, दिस वैल्यूएशन इज बोथ फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ हाँ, एक सेकंड, जो जैसे अभी आप ये कह रहे हो कि भाई ये कहते हैं कि अगर इनपुट क्रेडिट की एलिजिबिलिटी है, मैं एक एग्जांपल में डालता हूं आपके क्वेश्चन को। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई एक गुड्स, एक दो कंपनी है दिल्ली में और गुड़गांव में, अब दिल्ली में से एक वॉशिंग मशीन वो दिल्ली में शिफ्ट कर देता है गुड़गांव शोरूम से। अब उस केस में क्योंकि वो जब बिल करेगा उसको फुल क्रेडिट मिल जाएगी उसको, तो वो कहता है उस केस में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उनकी आपस की, उसको हम मान लेंगे। अगर आप कह रहे हो कि वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में नील रख देता हूं, तो क्या मान लेंगे वो? ये यही आपका क्वेश्चन है ना। तो जो लॉ में लिखा हुआ है वो कहते मान लेंगे, रूल में लिखा हुआ है। अब आप ये कहोगे फिर तो सारा प्रोविजन ही खत्म हो गया, फिर तो आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन का, पर उस डिस्टिंक्ट पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि इसमें सप्लाई का गेम चलेगा बॉस। इसमें इनपुट क्रेडिट का गेम चलेगा कि यहां तो इनपुट आपकी एक्यूमुलेट हो जाएगी। भाई देखो ये, हाँ हाँ, बस जीरो मान लेंगे, वो जीरो मान लेंगे। ऐसा है, जो आप कह रहे हो आपके क्वेश्चन का आंसर है यस मेरे हिसाब से। और इन्होंने देखो, मैं इसको ना थोड़ा सा एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं। इनको जो रिलेटेड पार्टीज के बीच में इनको डीम्ड सप्लाई क्यों माना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम समझ जाएंगे तो हमें लगेगा कि जीरो रखना ही नहीं चाहिए। अगर आपको आपका बिजनेस कंसीडरेशन होगा तो रख लो भले ही। जनरली क्या होता है कि जितनी भी ये HUL और वाइट गुड्स सप्लाई, ये इस तरीके की कंपनीज है, ये अपना एक जगह बनाती हैं और पूरे कंट्री में बेचती हैं। अभी तक क्या करते थे, स्टॉक ट्रांसफर के थ्रू मूव करते थे ये। तो इनका क्या होता था कि जिस स्टेट में फाइनल कंज्यूम हो रहा है वहां से आउटपुट सप्लाई क्योंकि इनको करनी पड़ती है, तो इन्होंने जानबूझ के गवर्नमेंट से कहा है कि भाई हमें डिस्टिंक्ट पर्सन मानो, सो दैट कि इनपुट क्रेडिट फ्लो ठीक से चलता रहे, कहीं इनपुट क्रेडिट रुक ना जाए बीच में। हमारा 100 जगह अगर हम अपने वेयर हाउसेज लेके चल रहे हैं कि मेक अस अ डिस्टिंक्ट पर्सन सो दैट द इनपुट क्रेडिट विच इज जनरेटिंग इन अ फैक्ट्री शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ द सप्लाई बिटवीन द रिलेटेड पार्टी, दिस डिस्टिंक्ट पर्संस। सो अगर आप नील रखना चाहते हो, यू हैव अ चॉइस, दिस इज ए पॉइंट ऑफ प्लानिंग। अगर आपको लगता है मेरे को क्रेडिट की जरूरत नहीं है उस यूनिट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये उन्होंने रिलेटेड, अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये जो लास्ट में रेड हो रहा है ना, रूल 6-7, ये मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि ये यहां कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है अभी। नेक्स्ट रूल आ जाते हैं कि भाई एजेंट के केस में क्या होना चाहिए। पहला हमने कर लिया कि भाई जिसमें प्राइस सोल कंसीडरेशन नहीं है वो है। दूसरा कर लिया रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। एजेंट के बीच में क्या होना चाहिए, एजेंट में कौन सी आफत आ रही है भाई? पहले भी सप्लाई करते थे, अभी भी करते, लेकिन एजेंट इज अ absolutely not a distinct person, not a related person. He may be an independent person. But उन्होंने ये कहा है कि भाई ठीक है एजेंट है तो हम ये मान लेते हैं 10% से ज्यादा का मार्जिन उसका नहीं होना चाहिए। कोई चीज जो आप सप्लाई कर रहे हो अगर वो आगे फर्दर किसी को सप्लाई कर रहा है तो 10% के मार्जिन को कम कर लो इसको, और बाकी की हम सप्लाई वैल्यूएशन ले लेंगे इसका। मतलब एजेंट को उन्होंने एजेंट मान के ये कर लिया कि 10% का मार्जिन रख ले तू, बहुत है। हाँ, कंसाइनमेंट सेल से मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। रूल देखते हैं, प्रोविजन देखते हैं, फिर बताते हैं। मतलब ये एक लॉजिक है, लेकिन अगर जहां भी एजेंट की उसकी सप्लाई होगी, क्योंकि वो सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन भी हो सकती है, लेकिन बाद में उनको, क्योंकि वो शेड्यूल 1 में कवर हो रही है, लेकिन वो आपस में दोनों लोग विद कंसीडरेशन भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि भाई तुम पता नहीं क्या करोगे क्या नहीं करोगे, लेट अस डू दिस लाइक दिस। तो उन्होंने कहा है कि बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स बीइंग सप्लाइड एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर
90% of the price charged for such supplies of like kind and quality by the recipient to his customer. एजेंट ने अपने कस्टमर से जो चार्ज किया उसका 90% या है या सुपर फेयर मार्केट वैल्यू उस आइटम की। तो ये उसकी चॉइस है, वो कर लेगा, जो भी प्राइस मिल जाएगा अगर उस पर कर लेगा, नहीं करेगा तो 4 में चला जाएगा, 4 में नहीं जाएगा तो 5 में चला जाएगा। ठीक है ना जी। नेक्स्ट चलते हैं, 3 रूल क्लियर हैं। फोर्थ आ गया कि वैल्यू, फोर्थ तो फिर है ही है, वो जो बचा हुआ मतलब जो फोर्थ ये कहता है सिंपल सा कि भैया अगर आप फोर्थ रूल में आ गए तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे वैल्यू। वो कहते हैं कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट या कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज आप ले लो, उसको बता दो और उस पर एक पर्टिकुलर मार्जिन रख लो और उसको 110% कर लो उसका, यानी कि 10% एक फेयर मार्क। कौन लोग जाना चाहेंगे इस रूल में? भाई जिनके मार्जिन कम होंगे, भाई जिनके मार्जिन कम होंगे, जिनके मार्जिन ज्यादा होंगे तो दे नेवर वुड लाइक टू गो इनटू दिस रूल। भाई पहले तो कोई आदमी अपनी यूएसपी बताएगा, क्योंकि भाई कितने मार्जिन में माल बेच रहा हूं, और इसमें तो सारा डिस्कशन होना है। और एक बात पता है कि अगर वो डिपार्टमेंट को शेयर होगी तो वो पब्लिक डोमेन में चलेगी। सो इट इज अ वेरी डेंजरस रूल, और इसलिए इन्होंने इस और रूल ना सीक्वेंसली फॉलो होंगे कि पहले 4 जाएगा और फिर 4 के बाद में 5th आएगा। फोर्थ ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड आपको 110% ऑफ योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ सेल्स करना है। लेकिन 5th रूल कहता है कि अगर इस रूल से भी डिसाइड नहीं कर पाते आपके पास ऑप्शन नहीं है, इस रूल में जाना पड़ेगा। अगर इस रूल से डिटरमाइन नहीं कर पाते फिर हम देखेंगे कि विद दिस प्रोविजन ऑफ एक्ट और रूल कैसे वैल्यू डिटरमाइन होती है, यानी कि वैल्यूएशन ऑफिसर विल डिटरमाइन द वैल्यू। तो यू कैन नॉट बाईपास रूल 4 बिफोर गोइंग टू रूल 5। बट जब सर्विस प्रोवाइडर वालों ने हंगामा मचाया, यार ये क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, हमारा तो पता ही नहीं लगा, ऐसा अगर हम बताने लग जाएंगे, और कई बार हमें पता भी नहीं लगता, हमारी कॉस्ट होती नहीं है कई बार। तो भाई अगर मैं एक केस कराने जा रहा हूं इनकम टैक्स में, 1 करा रहा हूं, 2 करा रहा हूं, कैसे निकालोगे कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज? मतलब आई मीन इट बिकम समटाइम्स वेरी अनरीजनेबल फॉर द सर्विस प्रोवाइडर कि ही कैन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। इट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल समटाइम्स। तो उन्होंने कहा कि वो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं दे कैन, मतलब वो ओवरराइड कर सकते हैं रूल 4 को, वो सीधे डायरेक्ट 5 में जा सकते हैं। उनको लीगली ऑप्शन दे दिया उनको। तो गुड्स के केस में कोई ऑप्शन नहीं है, गुड्स में जाना पड़ेगा। तो दे विल डिटरमाइन, सो एवरीबॉडी विल ट्राई टू डिटरमाइन इन रूल 1, 2 एंड 3, क्योंकि 4 में जाते ही उसकी सारी, अभी हमारे पास ना कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिट में ना कई लोग जब जाते हैं तो वहां एक पूरे स्टैंडर्ड है, डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके स्टैंडर्ड है, उसके बेसिस पे हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसका 110% लेते हैं यहां से। तो ये रूल 4 एंड 5 हो गए रेजिडुअल रूल। अब रूल 6 क्या कहता है? तो अब अभी हमने डिटरमाइन कर लिया जहां प्राइस कंसीडरेशन नहीं है, जहां डिस्टिंक्ट पर्सन्स और रिलेटेड पर्सन्स के बीच के ट्रांजैक्शंस हैं, और जहां एजेंट की सप्लाई है। अब एजेंट की सप्लाई के बाद में हम जाते हैं स्पेशल केसेस में। स्पेशल केसेस कौन से? एयर ट्रेवल एजेंट वाले, इंश्योरेंस कमीशन वाले, इस तरीके के ट्रांजैक्शन में। तो वो बड़े फिक्स्ड हैं, मतलब जैसे उन्होंने डाल रखा है कि वैल्यूएशन इन रिलेशन टू द परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब इसको मैं डिटेल में डालने की जगह ना, क्योंकि ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, मैं कुछ केस लॉ लेना चाहता हूँ और दूसरों के, तो इसमें थोड़ा सा अगर किसी का इंटरेस्ट है तो डिस्कस करें, नहीं इसको आगे बढ़ाते हैं। मतलब टिपिकल सा है कि भाई 1000 बहुत ही ज़्यादा। जैसे अब इन्होंने एयर ट्रेवल के केस में कर दिया कि ऑफ द बेसिक फेयर इन केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग 5% एंड इंटरनेशनल में कहते हैं ज़्यादा है तो 10%। वैल्यू विल बी डिटरमाइन। हाँ, वैल्यू बेसिक फेयर अगर आपकी 100 रुपये है तो 50, मतलब 5%, 5 रुपीज विल बी दी टैक्सेबल वैल्यू इन केस ऑफ द एयर ट्रेवल एजेंट। 5 रुपये भी जीएसटी लगेगा बेसिक फेयर का। लाइफ इंश्योरेंस में भी इसी तरीके से निकाला। लाइफ इंश्योरेंस को बेसिकली इन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। मतलब भाई एक तो ये वो कर दिया कि भाई अगर कोई बंदा लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम दे रहा है दैट इज ए टर्म इंश्योरेंस,
तो टर्म इंश्योरेंस का मतलब पूरे पे लगा लो सर्विस टैक्स, क्योंकि वो पूरी वैल्यू सर्विस के लिए है। मतलब जहां आपको वापस कुछ नहीं मिलना, जहां आपको वापस कुछ नहीं मिलना, आपका टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो आप, तो वो हो गया। एक लगा लिया उन्होंने कि भाई अगर कोई प्रीमियम सिंगल प्रीमियम वाले में, तो सिंगल प्रीमियम वाले में उन्होंने कह दिया भाई अगर आपने सिंगल प्रीमियम दे दिया, तो उन्होंने सिंगल प्रीमियम के केस में 10% ले लो प्रीमियम वैल्यू का, फर्स्ट ईयर एक ही बार दिया जाता है प्रीमियम। अगर आप ईयरली प्रीमियम दे रहे हो तो फर्स्ट प्रीमियम पे 25%, बाकी सब्सिक्वेंट प्रीमियम पे 12.5%। तो ये मतलब ये भी मैकेनिकल है। मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे उसके बाद। वैल्यूएशन रूल्स 5 हो गया, वेयर द टैक्सेबल सप्लाई इज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। अगर सेकंड हैंड गुड्स में डील कर रहा है तो क्या वैल्यू होनी चाहिए? अगर कोई बंदा सेकंड हैंड गुड्स में डील कर रहा है कि वो यूज्ड की ही डीलिंग करता है, तो उस केस में क्या वैल्यू होनी चाहिए कि डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ द गुड्स एंड नो इनपुट क्रेडिट इज अवेल्ड। दो कंडीशन है, एक तो उसकी बेसिक, जैसे कार ले रहे हो तो कार ही रहे, कार ट्रक ना बन जाए या कोई और चीज ना बन जाए, और दूसरी कोई इनपुट क्रेडिट नहीं लिया है आपने। जब इनपुट क्रेडिट नहीं लिया है और कार बनी रहेगी, तो द वैल्यू ऑफ द सप्लाई शैल बी डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग एंड द परचेज प्राइस। भाई अगर मैं एक चीज खरीदता हूं और एक चीज बेचता हूं, तो मेरा एज सच काम क्या हो गया? डीलिंग इन ओल्ड गुड्स। और मेरी दो कंडीशन है, एक तो मैं सेम चीज को सेम चीज रख के बेच देता हूं, आई एम नॉट एडिंग मच वैल्यू इनटू इट, ओनली ट्रेडिंग कर रहा हूं। तो वो ट्रेडिंग के केस में इन्होंने सिंपल सा प्रोवाइड कर दिया कि जो मेरी बाइंग सेलिंग का जो डिफरेंस है उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लो। नहीं, वो एक्सपोज तो करोगे, बट ये एक्सपोज के लिए ये तो एक्सपोजर आ ही रहा है। नहीं, इसमें क्या होगा कि जैसे ये कह रहा है ना, द सेलिंग प्राइस एंड द परचेज प्राइस, तो परचेज प्राइस तो आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ 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 हम्म 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 डेफिनेटली अगर आपके प्राइस में, परचेज प्राइस में और सेल प्राइस में अगर फर्क आ रहा है, जैसे आपने कहा आपने दो गाड़ी परचेज की, एक गाड़ी आपने 1 लाख की परचेज की, दूसरी गाड़ी आपने 1.5 लाख की परचेज की, सेम डिपेंडिंग अपॉन। लेकिन जब आप 1.5 लाख वाली को सेल करोगे, मानो 2 लाख में है, तो आप उसको 1-to-1 रिलेशनशिप होनी चाहिए। हाँ 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 हम्म 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 नहीं, वो आपकी बात ठीक है, वो प्रॉब्लम है इसमें, वो प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम इनकी ये हो गई ना कि जनरली जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि अगर मैं कोई चीज 60 में खरीदी हुई 1.20 में बेचूंगा और 90 में खरीदी हुई 1.20 में बेचूंगा, तो ऑब्वियसली मैं अपना मार्जिन कुछ कम करने की, मतलब उसको जब बंदा लेगा ना, जो बंदा मेरे से लेगा, तो वो टैक्स के कंसीडरेशन को एनालिसिस करेगा, तो वहां नलीफाई हो जाएगा ये इफेक्ट। हाँ 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 हम्म I am an individual. I am not a registered dealer. हाँ हाँ When I sell my car to the dealer, हाँ जी। he will have to pay reverse charge. नहीं, देखो इस केस में क्या है कि अब वो जो बंदा, जो आप कह रहे हो कि जो बंदा आपसे कार खरीद रहा है, तो क्या वो अगर कार का बिजनेस करता है, अगर वो कार की इस तरीके से कर रहा है कि कार परचेज करके, और वो सर्विस वाले एरिया में आ रहा है, क्योंकि उसका डिफरेंस वहीं आ रहा है, तो कार पे अगर रिवर्स चार्ज में वो सर्विस टैक्स पे करेगा, तो उसको आउटवर्ड भी तो उसको उसमें नहीं जा रहा ना। उसको लेना पड़ेगा ना वहाँ पे भी। नहीं नहीं, उस केस में मेरे हिसाब से मेरी 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 हाँ हाँ हाँ
I am not भाई registered. भाई इसमें है नहीं, 9(4) की बात नहीं है। जो ये बात कर रहे हैं कुछ एक डिफरेंट बात आ रही है। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं रजिस्टर्ड डीलर हूं, आई एम डीलिंग इन कार्स, सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ कार्स, सेकंड हैंड कार्स। मैं, आप मेरे को खरीदने आते हो, आप मेरे को बेचने जाते हो, अनरजिस्टर्ड हो ऑब्वियसली आप। अगर अनरजिस्टर्ड हो तो उस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। नहीं नहीं, अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा तो वैल्यू ऑफ द कार क्या आपके केस में आपकी परचेज सेल वही कैलकुलेट करनी पड़ जाएगी। और जब रिवर्स चार्ज होगा तो आपके केस में तो कुछ जीरो होगा टैक्स, क्योंकि आपकी परचेज वैल्यू और सेल वैल्यू ऑलवेज, सेल वैल्यू कम ही होगी आपकी परचेज वैल्यू से। वो बात अलग नहीं है। वो उसका उसका मतलब अगर जो इससे ये एक बात निकल के आ रही है, अगर B2B ट्रांजैक्शन होंगे तभी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा। अगर B2B ट्रांजैक्शन नहीं होंगे तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं आएगा। नहीं, एक एक थॉट है, जस्ट एक एक हाँ 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 नहीं लग, मतलब अब वो अब दो बातें, मतलब कहने की बात यह है, जैसे इस केस में रिवर्स चार्ज पे लगेगा तो किस वैल्यू पे लगना चाहिए? कार की वैल्यू पे है? जिस वैल्यू पे परचेज हो रही है। देखो सेकंड हैंड के केस में चलो हम ये मान लेते हैं रिवर्स चार्ज लगेगा फॉर एग्जांपल। अगर रिवर्स चार्ज अगर लगेगा तो इनके केस में वैल्यूएशन क्या आएगा? कस्टमर के केस में जीरो, क्योंकि वो कहता है कि वैल्यूएशन ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स विल बी कंसीडर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस एंड द सेल प्राइस, और इफ द सेल प्राइस इज लेसर देन द परचेज प्राइस देन द वैल्यू विल बी कंसीडर्ड एज निल। यही कहता है ना रूल। हाँ हाँ, यस, इंडिविजुअल कस्टमर रेफरिंग टू। हाँ ठीक है, जीरो, यस। नहीं आपका, आपके केस में रिवर्स चार्ज के केस में अगर आप कोई चीज परफॉर्म कर रहे हो तो वैल्यू तो यहीं से निकालोगे ना। जो सप्लायर की वैल्यू है वैल्यूएशन तो वहीं से निकालोगे ना आप। तो अगर आप रिवर्स चार्ज में अगर मान लेते हो भी जाता है तो रिवर्स चार्ज में उस केस में सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू जीरो आएगी, तो रिवर्स चार्ज आपको कुछ पे नहीं करना क्योंकि वैल्यू जीरो हो गई। तो सर जीरो को आएगी। आई एम सेलिंग यू फॉर 50,000 रुपीज। है जी, मैं आपको सेकंड हैंड कार 50,000 में बेच रहा हूँ। हाँ हाँ, तो आपके पास तो 50,000 का परचेज प्राइस है। नहीं यही वो कह रहे हैं कि अगर आपकी कार की वैल्यू, क्योंकि सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू वो कह रहे हैं दैट इज एन डिफरेंस इन प्राइस, बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, डिफरेंस इन बाइंग प्राइस एंड सेलिंग वो प्राइस तो उसका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हो गया ना। है। सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस में मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हो गया ना उसका। नहीं वो वही वो कह रहे हैं जीएसटी किस पे लगना चाहिए। अगर कोई देखो बेसिकली क्या है, थोड़ा हम GST कंफ्यूज तो हो रहे हैं। एक selling सेकंड price पे लगना एक सेकंड सर, एक सेकंड, हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो कहते हैं कि जो बंदा कार के सेल परचेज में, सेकंड हैंड गुड्स के सेल परचेज में डील करता है उस केस में, और इनपुट नहीं है, अगर वो इनपुट क्रेडिट नहीं ले रहा, तो अगर वो आपके केस में रिवर्स चार्ज भी हो ना हो क्या नहीं हो, तो वो इनपुट क्रेडिट नहीं आएगा। तो उस केस में उस तरीके से वैल्यू डिटरमाइन होगी, डिफरेंस इन द रेट्स। यस, नो इनपुट। तो ये वैल्यूएशन इन्होंने टोकन का बनाया है कि वैल्यू ऑफ टोकन, वाउचर, कूपन, जो हमने वहां पढ़ा था ना कूपन वाउचर वगैरह का, उसमें टाइम तो पता कर लिया था। वैल्यू क्या होगी? वैल्यू विल बी दी इक्वल टू द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ रिडीमेबल अगेंस्ट दिस टोकन और वाउचर। तो वैल्यूएशन ऑफ, तो ये वैल्यू ऑफ इन दो चीजों में ये होगी। जो एक रूल हम, जो रूल 6-7 हम पढ़ रहे थे, ये रूल मैं उस कंसोनेंस में जाके देख रहा था ना, उस समय हम पढ़ रहे थे। अच्छा यहाँ कहाँ गए हो? ललित देखना बेटा, वो दूसरा आपसे
ये सब रूल ना मेरे को सुबह ही निगाह आया था, तो इस पर डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। ये कहता है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं जब तक ये आ रहा है। ये रूल 6 का सब रूल 7 है। ये कहता है द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज आ गया, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। थोड़ा सा प्लीज ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये चीज इंटरप्रेट नहीं हो पाई है, इसको विल ट्राई टू इंटरप्रेट। है क्या है कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज provided by such class of service providers as may be notified by the government on the recommendation of the central council। इसको बीच में से भूल जाते हैं, दोबारा पढ़ते हैं कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सच क्लास ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स एज रेफर्ड टू इन एंट्री नंबर 2 ऑफ शेड्यूल 1। एंट्री नंबर 2 कहती है कि डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच के ट्रांजैक्शंस। एंट्री नंबर 2 ऑफ शेड्यूल 1 बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्संस एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25, मतलब सेक्शन 25 अदर देन दोज वेयर द इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल अंडर सेक्शन, इनपुट क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल अंडर सेक्शन 5 ऑफ सबसेक्शन 17। मतलब ये तीन बातें कहता है ये क्लॉज। ये कहता है कि गवर्नमेंट उन सर्विस प्रोवाइडर के बारे में रूल बनाएगी, क्लास ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, जो दो कंडीशंस क्वालिफाई करेंगे। पहली कंडीशन वो कि जो डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे एज पर एंट्री नंबर 2 ऑफ शेड्यूल 1, और जो ब्लॉक्ड क्रेडिट में हैं, जो ब्लॉक्ड क्रेडिट में यानी कि जिसकी क्रेडिट वो इनपुट नहीं ले पाते हैं, उस क्रेडिट वालों के लिए, तो उस केस में वैल्यू निल लेंगे हम। उस केस में मतलब अभी गवर्नमेंट ने बताया नहीं वो कौन कौन से लोग हो सकते हैं, लेकिन उस केस में वैल्यू निल मानी जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इस क्लॉज का? सप्लाई को निल मान लिया है। सर्विसेज के केस में, जैसे सर्विसेज के केस में वो कहते हैं कि जिसका आपका सेंडवेट यहां ब्लॉक, जहां डेड हो गया, व्हेन यू बिकम्स अ कंज्यूमर। हाँ, एलिजिबल करना है, इनएलिजिबल करना है, मतलब निल करता है। मतलब बेसिकली जो मेरे को यहां समझ में आया, ये कह रहे हैं कि जब आप एक कंज्यूमर बन गए, बाई नॉट एंटाइटल टू टेक क्रेडिट ऑफ अंडर सेक्शन 15, अंडर सेक्शन 17(5), तो उसको अगर आप आगे फर्दर बेचते हो तो डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में उसकी वैल्यू निल मान के करोगे। ये हम कह रहे हैं आपको। आप उसका इनपुट ले लो और आगे क्रॉस चार्ज कर दो और उस पे टैक्स लगा दो, उसका पैसे नहीं मिलेंगे। वो मतलब नील कर दिया वो हमने उस समय जब डिस्कस किया था ना, तो उसने गुड्स का तो हमें दे दिया था, ये वाला था ना ये। इस केस में कपिल जी, इस वाले केस में था ना गुड्स के लिए, तो उसने कह दिया जैसे आपने कहा निल। तो यहां इन्होंने सर्विसेज के केस में स्पेशली अलग से, वो ये सर्विसेज के लिए भी एप्लीकेबल है पहले वाला, लेकिन सर्विसेज के केस में गवर्नमेंट कहती है हम नोटिफाई कर देंगे, जो बंदा मतलब गड़बड़ करेगा ना इस तरीके के क्रेडिट को आगे मूवमेंट करने के लिए, तो हम पहले ही कह दे रहे हैं निल मानेंगे इसको। एक लास्ट रूल रह गया, रूल 7। वो रूल 7 आज भी है और एज इट इज है, प्योर एजेंट वाला। जो भाई प्योर एजेंट के केस में वो कहते हैं कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग रिटन एनीवेयर, अगर वो प्योर एजेंट है, प्योर एजेंट की डेफिनेशन में आ जाता है, तो उसकी जो प्योर एजेंट के साथ में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको एक्सक्लूड कर दो। जैसे वही मतलब अगर मैं आरओसी की किसी की कंपनी बना रहा हूं और कंपनी बनाने के लिए मैं आरओसी की फीस जमा कर रहा हूं उसकी, तो उस फीस को यू हैव टू, आप सेपरेटली उससे रिइंबर्समेंट ले सकते हो, विच विल नॉट बी इंक्लूडेड इनटू द वैल्यू ऑफ योर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जो प्योर एजेंट की तरह सेम डेफिनेशन है, सब कुछ सेम है। तो इसमें मेन बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम इस तरीके के ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई हमारा क्लाइंट इस तरीके के ट्रांजैक्शन में, जैसे कस्टम वालों में काफी होते हैं, हाँ, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, जो
रिम्बर्समेंट उसका डेबिट नोट बना देते हैं। यहाँ डेबिट नोट बना तो दे, इस केस में सेम डिटो सेम रहेगा। मतलब वो बेसिकली क्या है, बिल्कुल सेम डिट्टो रहेगा, कोई चेंज नहीं है कि आप उसको चार्ज डेबिट नोट के थ्रू करो, लेकिन उसमें ये कर दो दिस इन रिम्बर्समेंट ऑफ द एक्सपेंसेस इंकर्ड एज ए प्योर एजेंट, विद प्रॉपर सपोर्टिंग, या विद प्रॉपर सपोर्टिंग। यस, तो उस पर कोई सर्विस टैक्स नहीं। उसमें जो मेन कंडीशन है वो ये है कि भाई आप प्योरली उसी के बिहाफ पे काम कर रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग दैट सर्विस, another- आप किसी भी तरीके से अपने आप को लिंक नहीं हो। और दूसरी बात ये नहीं कि आप उसमें कुछ कमीशन भी रख रहे हो अपना, हाँ, मतलब जो आ रहा है एज इट इज पास कर रहे हो, विच इज सपोज टू बी पे बाई दी रिसिपेंट ऑफ द सर्विसेज, तो वो प्योर एजेंट वाला है। तो अगर मैं समरी करूं पूरे वैल्यूएशन रूल के लिए, तो वैल्यूएशन रूल इज बीइंग डिफाइंड इन सेक्शन 15 ऑफ द CGST एक्ट एज वेल एज द SGST एक्ट। देयर आर 5 सबसेक्शंस, 1, 2, 3 is related to the transaction value, 1 is the defining of the transaction value, 2 is inclusions and 3 is exclusions, 4 is the refer to the valuation, and 5 is the power of the government to define anything of the rule. There are 7 rules. First rule is for जहाँ goods price money और without मतलब money और उसमें, second is between distinct and related persons, third is between agent, 4 is the computation based on the cost of goods sold, and 5 is the residual value, and 6 is the special cases, and 7 is the pure agent. एंड इसके बाद में अगर कोई इश्यूज हैं वो लेते हैं, नहीं तो हम कुछ और स्पेशल केसेस जैसे कुछ इश्यूज में डालते हैं बीच में, 5 मिनट और लेते हैं। फिर कोई किसी के इससे रिलेटेड वैल्यूएशन से रिलेटेड कोई मैटर्स हो तो बताएं। नहीं, वो तो रिवर्स चार्ज तो हट गया ना अब, मतलब वो जो वापस ले रहा है ना उससे एक्सचेंज उसी ट्रांजैक्शन में कवर हो गया ना उसका सारा। कस्टमर से ले रहा है, मेरे ख्याल से कस्टमर के केस वो बनेगा नहीं उसमें। हाँ जी, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस किस तरीके के If I रिम्बर्समेंट? didn't incur any expenditure as a nature of pure agent. एज ए नेचर ऑफ प्योर एजेंट इज नॉट, इट इज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू। But sir, अगर मैंने कोई expenses किए हैं जो मैं reimburse करा रहा हूँ, हाँ। मैंने खर्चे किए हैं, मेरे नाम से बिलिंग हुई है, तो that should be part of the transaction value. नहीं, ये मैं देखो आप प्योर एजेंट नहीं बने ना उसके। हाँ, देखो दो चीजें अलग अलग हो गई। जब भी हमें कहते हैं कि हमें जब कोई रिम्बर्समेंट क्लेम करना है, तो अगर मैं प्रॉपर प्योर एजेंट की डेफिनेशन में लाई कर रहा हूं, देखो प्योर एजेंट की डेफिनेशन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एड्रेस हो जाएंगे। प्योर एजेंट की डेफिनेशन क्या है, कब आप प्योर एजेंट की तरह रिम्बर्समेंट लेते हो? प्योर एजेंट कहता है एंटर इनटू अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विद द रिसिपेंट ऑफ सप्लाई to act as a pure agent to incur expenditure or cost in the course of supply of goods or services or both। मतलब अगर मैं किसी ट्रेवल एजेंसी से कोई अपने नाम की इनवॉइस अपने नाम की मैं कहीं ऑडिट पे जाता हूं फॉर एग्जांपल, और ऑडिट पे जाके मैं ये कहता हूं कि भाई ये जो सर्विस है मैं एज ए प्योर एजेंट आपको दे रहा हूं, मतलब जो ट्रेवल एजेंट वाली, तो पहले हम उसको एग्जाम्पल को टेस्ट करते हैं इस प्योर एजेंट के लिए, फिर हम दूसरे पे जाते हैं। प्योर एजेंट में एक तो क्लियर हो गया एग्जाम्पल कि अगर मैं किसी की फीस आरओसी की फीस जमा कर रहा हूं तो वो भी टेस्ट करते हैं, और कस्टम की वैल्यू जमा कर रहा हूं वो भी टेस्ट करते हैं। इसके अलावा अगर एक्सपेंसेस रिइंबर्समेंट करता हूं वो भी टेस्ट करते हैं। तो ये कहता है एंटर इनटू एन कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन विद द रिसिपेंट ऑफ सप्लाई। मैं रिसिपेंट ऑफ सप्लाई के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता हूं टू एक्ट एज ए प्योर एजेंट। तो पहले तो मैं आप जैसे आपके और मैं अपने बीच में मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूं कि आई विल एक्ट एज ए प्योर एजेंट फॉर सच सप्लाईज टू इंकर एक्सपेंडिचर कॉस्ट इन द कोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। अगर मेरा जैसे मानो अगर आपका मैं अभी वो ले लेता हूं, मैं ऑडिट के लिए बॉम्बे जाता हूं और बॉम्बे मेरे क्लाइंट के साथ में मेरा एक अरेंजमेंट होता है, ये कहता है भाई आपने ऑडिट करनी है और ये हमारे ऑडिट की टर्म्स कंडीशंस हैं। अब उसमें वो ये कहता है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन मतलब द एक्सपेंसेस ऑन एक्चुअल बेसिस। अगर एक ये कंडीशन होती है तो अब उस कंडीशन को टेस्ट करते हैं पहले कि एक्सपेंसेस हु इज इंकरिंग एक्सपेंसेस, सर्विस प्रोवाइडर, क्या ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस रिसिपेंट की है? डिपेंड अपॉन दी एग्रीमेंट। लेकिन मैं एग्रीमेंट की भी बात नहीं, एग्रीमेंट में तो ये लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में तो हमने बता दिया, एग्रीमेंट में सिंपली ये लिखा हुआ है
कि भाई आपने ये असाइनमेंट बॉम्बे जाकर करना है और जो आपके रास्ते के जो खर्चे हैं रहने खाने पीने के ट्रेवल के, और वो हम आप कंपनी से रिइंबर्समेंट क्लेम कर लेना। तो इस केस में इस केस को टेस्ट कर रहे हैं हम प्योर एजेंट की तरह कि एज ए सर्विस प्रोवाइडर एम आई वर्किंग एज ए प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपेंट। तो पहली कंडीशन ये कहता है एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट विद द रिसिपेंट ऑफ सप्लाई एज टू एक्ट एज अ प्योर एजेंट टू इंकर द एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इन द कोर्स ऑफ। अब ये कहेंगे जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है एक टर्म जो ये कहता है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस शैल बी रिम्बर्स्ड ऑन एक्चुअल बेसिस, मतलब एक्सपेंसेस विल बी रिम्बर्स्ड ऐसे। चलो अभी मान लेते हैं इसमें कवर हो गया क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है और वो एक सेकंड अभी मान लेते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, कवर हो गया। आगे चलते हैं, अभी हुआ नहीं है जैसे कह रहे नहीं हुआ है, बट हम मान लेते हैं अभी। ये कहता है दूसरा कहता है नीदर इंटेंड्स टू होल्ड नॉर होल्ड एनी टाइटल इन गुड्स और सर्विसेज और बोथ सो प्रोक्योर्ड। जो आप ट्रेवल टिकट लेके जा रहे हो, आर यू होल्डिंग द टाइटल ऑफ दिस ट्रेवल और नॉट सर्विस? आउट हो गए ना यहां, मतलब यू प्योर एजेंट की डेफिनेशन से बाहर हो गए। हम मान लेते हैं, आप कह रहे हो नहीं है, मैं कह रहा हूं मान लेते हैं, तब भी यू मतलब नीदर इंटेंड्स टू होल्ड और नॉट नॉर होल्ड वट एवर मे बी द कॉन्ट्रैक्ट। सर बहुत थिन डिफरेंस है, लेकिन ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इश्यू है। हाँ CHA, यस यस, वो प्योर एजेंट का होता है। तो अब हम जैसे आपने बताया परफेक्ट एग्जाम्पल है, लेकिन हम इस चीज में क्या कर सकते हैं? हम इस चीज में यह कर सकते हैं कि भैया नथिंग डूइंग, मैं नहीं कोई पंगा लेना चाहता, यू बुक द टिकट एंड सेंड टू मी, यू हैव होल्डिंग द टाइटल इनटू द टिकट, आई एम नॉट होल्डिंग, यू बुक द होटल, आई विल स्टे देयर, यू मेक द एक्सपेंडिचर। ये अगर आपने कॉन्टेक्ट कर लिया तो शायद आप प्योर मतलब आपको फिर एजेंट की डेफिनेशन में आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ही इज इंक्रीजिंग द कॉस्ट। सो जब भी अगर हम किसी भी तरीके के बी आर